अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एंजाइम्स, एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन लिया था एंजाइम्स का। हमने ये भी स्टडी किया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, टर्म मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की कितनी टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, और साथ ही साथ हमने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के केमिकल रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल भी देखी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं और एंजाइम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कितने ज़रूरी हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम्स का क्या रोल है। सबसे पहले एंजाइम्स पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक रिएक्शन देखा होगा जो कि है पोटेशियम क्लोरेट का। अगर हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को लेबोरेटरी में हीट करें तो पोटेशियम क्लोरेट कन्वर्ट होता है पोटेशियम क्लोराइड में और साथ रिलीज़ होती है ऑक्सीजन गैस। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें इंतहाई हाई टेम्परेचर चाहिए, या अगर मैं ये कहूँ कि हम जेंटल हीटिंग के थ्रू पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ही पोटेशियम क्लोरेट को कन्वर्ट करती है पोटेशियम क्लोराइड में और साथ रिलीज़ होती है ऑक्सीजन। लेकिन अगर लेबोरेटरी में हमारे पास इतना टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, या हम यूँ कहें कि ये कंडीशंस अवेलेबल नहीं हैं जो कि पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने के लिए चाहिए, तो हम एक सिंपल सा उसके अंदर चेंज ले आएंगे, यानी हम जेंटल हीटिंग करेंगे पोटेशियम क्लोरेट की इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। और इस रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड। हम देखते हैं जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो कि एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, लेकिन ये खुद यानी ये कैटलिस्ट खुद एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके पास वापस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैटलिस्ट खुद केमिकल रिएक्शन के दौरान यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम क्लोरेट को अगर हमने जेंटली हीट करना है तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड और रिलीज़ होती है ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हम वापस इस केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये है हमारा कैटलिस्ट। इसी तरह हम ये देखते हैं कि एंजाइम्स भी एज अ कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यूज़ होते हैं। ये एंजाइम्स जो कि हम कहते हैं कि ये एंजाइम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, हम इनको नाम देते हैं बायो कैटलिस्ट का, क्योंकि ये ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करने में मदद दे रहे हैं, इसलिए हम इनको नाम देंगे बायो कैटलिस्ट का। तो हम एंजाइम्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस बट दे डू नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती हैं, लेकिन ये एंजाइम्स खुद केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते। यानी हम ये कहेंगे कि ये एंजाइम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको वैसे ही मिल जाता है जैसे कि आपने इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंट्रोड्यूस कराया होता है। अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि तकरीबन हर केमिकल रिएक्शन एंजाइम की मदद से ही बॉडी में अकर हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और वो केमिकल रिएक्शंस जिनको
37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए अकर करने के लिए, या उस केमिकल रिएक्शन को अकम्प्लिश होने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए, तो हम अपनी इस रिक्वायरमेंट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं? तो एंजाइम्स हैं जो कि इन केमिकल रिएक्शंस की जो हीट रिक्वायरमेंट है या एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको लोअर कर देते हैं, और फिर ये केमिकल रिएक्शन आसानी से हो जाता है। अगर हम ये कहें कि एंजाइम्स डाइजेशन को भी कंट्रोल करते हैं तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। स्टूडेंट्स, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं एक मील की, जिसमें आप लोगों को खाने के लिए फ़िश और राइस दी गई है। हम देखते हैं आप ये फ़िश और राइस खाएंगे, और जब ये आपकी बॉडी में जाएगी तो ये फ़िश और राइस एज सच आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर कहीं पर भी मूव नहीं कर सकती। इसलिए इन फ़िश और राइस को, यानी आपके मील को डाइजेस्ट होना ज़रूरी है, यानी आपकी बॉडी इस मील को हज़म करेगी। और हम ये देखते हैं कि अगर हम देखें कि फ़िश कौन से मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो हम ये देखते हैं कि फ़िश में मौजूद होती हैं प्रोटीन्स। और अगर हम राइस की बात करें तो राइस कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च से बना हुआ है। हम देखते हैं कि प्रोटीन्स और ये कार्बोहाइड्रेट्स एज सच कभी भी सेल्स या टिश्यूज़ को अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि पहले ज़रूरी है कि इन मॉलिक्यूल्स को हम डाइजेस्ट करें। और इसकी रीज़न क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं और ये सेल सरफेस से नहीं गुजर सकते, मतलब इनको सेल्स में एंटर होने के लिए पहले ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे तो ही, यानी ये लार्जर मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे तो ही ये हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में आसानी से एंटर हो सकते हैं। और इन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी भी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एनर्जी हम यूज़ करेंगे अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। हम देखते हैं कि अब ये डाइजेशन, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन किस तरह होगी, तो हमारे अंदर किसी भी फूड या किसी भी मॉलिक्यूल की डाइजेशन या ब्रेक डाउन होती है एंजाइम की मदद से। हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक ऑर्गन है स्टमक, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि कुछ टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि मस्कुलर टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू का हमने एक रोल देखा था जो कि था कि ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। हमने देखा था कि गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिन, और ये एंजाइम डाइजेस्ट कराता है प्रोटीन को। हम देखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एंजाइम के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ज़्यादातर वो किस तरीके से होंगे, वो होंगे एंजाइम्स की मदद से। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे केमिकल रिएक्शंस बहुत ही तेज़ी से अकम्प्लिश होते हैं और हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी भी उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती जितनी के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक स्टोव पे शुगर को बर्न करें और दूसरी तरफ हम ये देखें कि हमारी बॉडी में वो शुगर बर्न हो रही है, तो ज़्यादा टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होगा वो उस शुगर को होगा जो कि हम बाहर यानी कि स्टोव पे बर्न कर रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी में क्योंकि एंजाइम्स मौजूद हैं तो ये एंजाइम्स हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को लो कर देते हैं और हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि एंजाइम के बगैर अकम्प्लिश नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा एक्टिवेशन एनर्जी का। हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्यों ज़रूरी होती है और उस
एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस तरह लो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो वो भी हम इसी लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, यानी कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जब तक किसी भी केमिकल रिएक्शन की पूरी नहीं होगी तब तक वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एज अ बैरियर एक्ट करती है, और इस बैरियर को तोड़ने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है वो है एंजाइम। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए जितनी हमें रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यानी जितनी एनर्जी हमें उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो लो कर देते हैं एंजाइम्स, और इस तरह हमारा रिएक्शन बहुत ही कम एनर्जी पर और बहुत ही कम वक्त में अकम्प्लिश हो जाता है। और ये सारा का सारा कमाल किसका होता है? तो ये कमाल होता है एंजाइम्स का, जो कि हमारे रिएक्शन को स्पीड अप भी करते हैं और हमारी जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको लो भी कर देते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं या डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि एंजाइम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को लो करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पहला तरीका है वो क्या है कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करके उस केमिकल रिएक्शन में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको लो कर सकता है। अगर हम इसका दूसरा तरीका देखें कि एंजाइम किस तरीके से जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को लो डाउन कर सकता है, तो हम ये देखते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट पर मौजूद चार्जेस की ओरिएंटेशन को भी चेंज करता है, और इस तरह भी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी हमें पहले चाहिए थी, अब उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो तीसरा तरीका है जिसके थ्रू एंजाइम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर सकते हैं, तो तीसरा तरीका कौन सा है कि एंजाइम्स किसी भी सबस्ट्रेट की जो ओरिएंटेशन होती है उसको करेक्ट ओरिएंटेशन दे देते हैं। यानी अगर किसी सबस्ट्रेट की एक पोजीशन है और उस पोजीशन पर उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो इस सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन को हम करेक्ट ओरिएंटेशन पर लाकर इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यानी एंजाइम्स किसी भी सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन को करेक्ट ओरिएंटेशन देता है और फिर इस सबस्ट्रेट को आसानी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। और फिर एक तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है, और साथ साथ जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो भी कम हो जाती है। अब हमें जितनी पहले चाहिए थी एक्टिवेशन एनर्जी, अब हमें उससे कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी इस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो हमने 3 तरीके पढ़े हैं एक्टिवेशन एनर्जी किस तरीके से एंजाइम्स जो है वो लो करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग क्लासिफाई करना चाहें एंजाइम्स को, तो मेजर 2 कैटेगरीज है जिनमें हम एंजाइम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी है इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स की और दूसरी कैटेगरी है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स का क्या मतलब है। इंट्रा मीन्स अंदर और सेलुलर मीन्स सेल के अंदर। हम देखते हैं कि वो एंजाइम्स जो के सेल्स के अंदर रहकर, यानी सेल्स के अंदर मौजूद रहकर अपना काम करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ये हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ये जो कैटेगरीज मैं आपको बता रही हूँ इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के स्टूडेंट्स, ये इनकी साइट की बेस पे हैं, यानी कि जगह की बेस पे हैं कि किस जगह पर ये रिलीज़ होते हैं और अपना काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स की एग्जांपल लें तो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होने वाले एंजाइम्स इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं। हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या है। तो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लिसिस मीन ब्रेकडाउन। हम देखते हैं कि जो ब्रेकडाउन होती है यानी रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन हो रही है वो होती है सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। और हम ये देखते हैं कि
ये एंजाइम्स यानी ये जो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए चाहिए, ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं और ये साइटोप्लाज्म में रहकर ही एक्ट करेंगे। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि सेल से बाहर निकल के एक्ट करते हैं, यानी वो अपना रोल तब प्ले करते हैं जब वो सेल से बाहर होते हैं, यानी उनका केमिकल रिएक्शन जो है वो सेल के बाहर हो रहा है तो वो बाहर जाएंगे और फिर उस सबस्ट्रेट पर एक्ट करेंगे और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की एग्जांपल लें तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम में हमारे पास आ जाता है पेप्सिन। पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ग्लैंड्यूलर टिश्यूज गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं स्टमक के अंदर, और हम देखते हैं कि स्टमक में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं उन पर ये गैस्ट्रिक जूस एक्ट करता है। इस गैस्ट्रिक जूस में होता है एंजाइम पेप्सिन जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्टमक में हैं और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्टमक में, यानी जो स्टमक की वॉल्स के सेल्स हैं उनके अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जाकर डाइजेस्ट नहीं हो रहे, बल्कि स्टमक की जो कैविटी है वहाँ पर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। और जो एंजाइम्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, यानी कि पेप्सिन एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, ये पेप्सिन एंजाइम सेल से बाहर आ रहा है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है स्टमक की कैविटी में। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एंजाइम्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी ये वो एंजाइम्स हैं जो कि सेल के बाहर एक्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स में जो हमने एग्जांपल पढ़ी वो कौन सी है? वो है पेप्सिन की, जो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है स्टमक कैविटी में। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज ले लेती हूँ। जैसे कि पहला जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ वो क्या है? वो है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी मिनिमम एनर्जी जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं, कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स यानी एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं लेकिन खुद ये यूटिलाइज नहीं होती ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। हम देखते हैं आपसे एक और जो क्वेश्चन किया जा सकता है वो ये है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर एक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, और वो एंजाइम जो कि सेल से बाहर निकल के एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट पर उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। और अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाएँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं और जो पेप्सिन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है जो कि हेल्प कर रहा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में जो कि स्टमक की कैविटी में प्रेजेंट है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ डू एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमने उसके 3 वेज पढ़े थे। एक तो ये कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट की शेप चेंज करके उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और जो केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने का तरीका है वो क्या है, कि जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है सबस्ट्रेट पर उसको भी चेंज कर सकता है एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर सकता है। और जो तीसरा तरीका था वो ये था कि एंजाइम सबस्ट्रेट को करेक्ट ओरिएंटेशन में लाता है और फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है और सबस्ट्रेट को आसानी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं और इन सब डेफिनेशंस को, एग्जांपल्स को और जो वेज हैं लोअर एक्टिवेशन एनर्जी करने के, इनको आपने अच्छे तरीके से पॉइंट्स बना लेने हैं, हाईलाइट कर लेना है ताकि एग्ज़ाम्स में आप लोगों को प्रिपरेशन में मुश्किल ना हो। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और फिर हमने ये भी स्टडी किया कि एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरीके से हम लो कर सकते हैं। और हमने ये देखा कि एंजाइम्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं और ये खुद किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते।
इसके अलावा हमने दो मेजर कैटेगरीज देखी थी एंजाइम की, जो कि है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और दूसरी है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। साथ ही साथ हमने इन दोनों की एग्जाम्पल भी देखी कि इंट्रासेलुलर एंजाइम में ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं वो आ जाते हैं, और इंट्रासेलुलर एंजाइम्स में हमने एग्जाम्पल पढ़ी पेप्सिन की। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।